Ji. A very warm welcome to our Club Heavy USA meeting number 21. So thank you so much for being our guest today, and we are so excited and eager to know about your lyrical journey. So it's not deadly combination. So let's start with your profession part. Normally, legal professionals are not so good at creative work like music, shero shairi, art work. ऐसा सुना है. So which one is better this time? Poetophile, or this is a new word. Poetophile turned into a lawyer, or a lawyer turned into the poetophile? Poetophile turned into a lawyer. Now I will describe myself in my own creation. सभी को राम राम, हंसते मुस्कुराते सभी बुद्धिजीवियों को भी नमस्कार, श्री कृष्ण, राधे राधे. मैं अपने ही शब्दों में खुद को बयान करना चाहूंगी. एक अबूझ पहेली, सबके साथ पर हरदम अकेली, हरदम बोलता मुख, आंखें बिल्कुल चुप, अजीब सी जड़ता है, जिसे समझना है अंदर उतरना पड़ता है, और अंदर असीम प्रेम, अथाह गहराई, कुछ भीगी कुछ शर्माई, सबके लिए प्यार छुपाए पर खुद तृष्णा से व्याकुल, जीवन के सफर में मंजिल की तलाश में सुलझे हुए व्यक्तित्व की उलझी हुई कविताएं. ये श्वेता है, ये श्वेता है, ये श्वेता. तो आपने खुद ही प्रूव कर दिया कि you are. So Veena, you started writing when you were just 13 years old. Yes. So what motivated to write? At such a young age. Because मेरा जो नेचर है वो इमोशनल है. चीजों को देख के बहुत ऑब्जर्व करना, उनके बारे में अपने मन में विचार रखना. फिर जब ये विचार रखते रखते जब कभी भी मैंने अपने पेरेंट्स से डिस्कस किया तो उन्होंने कहा आप लिखते क्यों नहीं? क्योंकि भाव को उकेरने का सबसे अच्छा तरीका है लिखना. शब्दों में पिरो के जब भाव लिखे जाते हैं, उकेरे जाते हैं, तो वो एक सुंदर रचना के रूप में ही आते हैं. तो जब 13 साल की थी, मम्मी से बहुत तरीके की बातें करती थी. उस समय जब मैं 13 साल की थी, 93, 94 में, उस समय तक भी लड़कियों की शादी जल्दी हो जाया करती थी, आफ्टर 10 और आफ्टर 12. तो मुझे ये लगता था कि कहीं मेरे घर वाले मेरी शादी जल्दी तो नहीं कर देंगे. मेरे दादाजी को लगता था कि नहीं, का 10th हो जाने तो 2 साल बाद इसकी शादी करके. तो मेरे मन में हमेशा ही रहता था कि मैं फेल ही हो जाऊं 10th में. कम से कम शादी तो नहीं करेंगे ना, फेल ही हो जाऊं. तो मम्मा ने मुझे एक दिन कहा, ये थोड़ी ना होता है कि फेल ही हो जाऊं तो शादी नहीं होगी, कुछ ऐसा लिखो कि शादी सच में ही नहीं, तुम्हें पढ़ने का मौका मिले. तो इस तरीके से मेरी लिखने की जर्नी शुरू हुई. रात को लिखना और सुबह उठते ही सबसे पहले मम्मी को सुनाना. मेरी क्रिटिक जो रही हमेशा मेरी मदर ही रही, फिर पापा. शब्दों का हेर फेर, क्योंकि वो उम्र छोटी थी, हमें उतने शब्दों का ज्ञान नहीं था. का, कू, की, कई बार लिरिक्स के साथ आना जरूरी है और कई बार किसी मीनिंग के साथ पोइट्री का आगे आना जरूरी है. तो वो मेरी जो सुधार है ना, वो मेरे पेरेंट्स ने हमेशा किया है और आज भी कर रहे हैं. मेरी वही आदत है, रात को कविता लिखती हूँ और सुबह उठते ही मैं चाय भी बाद में पीती हूँ, सबसे पहले मम्मा मेरी नई कविता सुनो. तो मैं ये गर्व से कह सकती हूँ कि वकील से पहले मैं कवि. तो फिर सुभद्रा कुमारी चौहान, जिन्होंने हिंदी पढ़ी है उनको पता होगा, उन्होंने कविता लिखना शुरू किया था 9 साल की एज में, और उनकी पहली कविता थी नीम, जिसमें नीम को उन्होंने बखूबी से उसके गुणों का उल्लेख किया था. और महादेवी वर्मा इज अनदर बिग नेम, कवित्री रही है. उन्होंने शुरू किया था 7 साल की उम्र. तो मुझे लगता है ये जो जल्दी शुरू कर देते हैं बड़ा नाम कमाता है. तो यदि हम लॉ की बात करें तो लॉ लॉजिकल है, एनालिटिकल है, फैक्चुअल है, ब्रेन का काम है. और दूसरी तरफ यदि हम पोएट्री और आर्ट की बात करें तो वहाँ क्रिएटिविटी है, इमोशन है, इमेजिनेशन है. तो वो हमारा राइट ब्रेन का पार्ट है. सो हाउ डू यू कीप बैलेंस बिटवीन द टू?
साथ में कहूँ तो दोनों में ही अभिव्यक्ति है। सत्ता और अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति मीन्स एक्सप्रेशन। पोएट जो लिखता है वो किसी न किसी बात पे, जिंदगी हो, रिश्ता हो, कोई और चीज हो, उस पर लिखते हैं, रीडिंग्स लिखते हैं, केस है, वो भी अभिव्यक्ति है। तो जब एक कवि अभिव्यक्ति करता है, रीडिंग्स लिखता है, तो आप खुद डिफरेंस देख सकते हैं, आंकलन कर सकते हैं। मेरी अभिव्यक्ति की कला वहां और ज्यादा काम आती है। मेरी ड्राफ्टिंग में रिपीटेशंस नहीं होते। I just want to write, then write 1, 2, 3, 4, 5, 6, whatever my grounds, whatever my contention. तो मेरी अभिव्यक्ति को वो क्लियर कर देती है, क्योंकि आंतरिक रूप से मैं एक कवि हूँ। मुझे पता है कि शब्दों को कैसे पिरोना है, कैसे सजाना है। तो वकील बोलता बाद में है, लिखता पहले है। इसलिए मेरे राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन का बैलेंस स्वतः ही बनता चला जाता है, बिना किसी मशक्कत के। मुझे लगता है जो डायस पे बैठे रहते हैं जनरल लोग, वो आपके फेवर में ही रहते हैं तो क्योंकि उनको दोनों चीजें एक साथ मिल रही हैं। वो फेवर में ऐसे देते हैं कि जब श्वेता पारेख आर्ग्यूमेंट्स करती है तब मैं भूल जाती हूँ कि मैं एक पढ़ती हूँ, सॉरी कवि हूँ। फिर मैं प्योरली एक वकील के तौर पर ही दलीलें देती हूँ, और इस रूप में देती हूँ कि मेरे क्लाइंट ने मुझे फीस दी है तो मैं उसको जस्टिफाई। हार जीत तो डाइस वाले के हाथ में है। So we had that you have been invited in many universities to recite your poems. तो वो इसकी शुरुआत कैसे हुई और वो कैसा एक्सपीरियंस है? मुझे सुबोध लॉ कॉलेज, मणिपाल यूनिवर्सिटी, JERC, महात्मा ज्योतिराव फुले यूनिवर्सिटी एक्सेट्रा कई जगह बुलाया गया, नॉट एग्जैक्टली फॉर पोएट्री राइटेशन, बिकॉज वहां जितने भी टीचर्स है वो कहीं ना कहीं हमेशा, जब मैं लॉ पढ़ रही थी तो मेरे गुरु रहे हुए हैं, तो उन्हें पता है कि मैं कविताएं भी लिखती हूँ। सपोज करिए किसी लॉ पे कोई लेक्चर हुआ तो हमेशा कहते थे ट्राई टू डू एंड विथ योर पोएम, ट्राई टू इंक्लूड योर पोएम। तो मेरा पोइट्री राइटेशन ऐसे हो गया। अब यहाँ मैं एक अपनी कविता कहना चाहूंगी। जब मैं फीमेल्स के राइट के बारे में बात करती हूँ, तो ये कविता मैंने लिखी थी निर्भया के कांड के टाइम पे, जब रात को 12 बजे टीवी चैनल्स पर आ रहा था कि उसकी हालत गंभीर है, तब मैंने लिखा था। रोने लगते हैं वह लोग जो मुझ पे हंसते हैं, रोने लगते हैं वह लोग जो मुझ पे हंसते हैं, बिन सोचे बिन समझे ताने ही कसते हैं। नारी हूं मैं अबला ना समझना, तू मुझसे जन्मा है मैं तुझसे नहीं, तू मुझसे जन्मा है मैं तुझसे नहीं। करते हो जुल्म अत्याचार मुझ पर, आता नहीं रहम करके इतने सितम मुझ पर, सहती हूँ ये सब अपने सबल पर, क्योंकि रखना है मुझको सब कुछ संजोकर, बस इतना याद रखना, बस इतना याद रखना, टूट जाएगा सब्र जिस दिन, नर मुंड माल खप्पर लिए रंगचंडी भी बन सकती हूँ, रंगचंडी भी बन सकती हूँ। एक पोएट होने के नाते आपने बहुत सारी फेमस पोएट्स को पढ़ा होगा। So if I ask you to put analytical head of a lawyer, what key characteristics of their writing made writers like Gulzar, Ghalib, Amir Khusro, Vikram Seth so famous and loved? क्या उनमें खासियत ऐसी है? फर्स्ट ऑफ थिंग, जो सिमिलैरिटी है इन तीनों में, सिंप्लिसिटी। इन तीनों की कविताओं में, लेखनी में एक ही बात रही है कि इट शुड बी मोर रीचेबल, मतलब लोगों के दिल, दिमाग, जहन पे ज्यादा से ज्यादा उसकी छाप छूटे। बहुत कलिस्ट वर्ड या कुछ बहुत घुमा फिरा कर इन्होंने कभी नहीं लिखा, सीधा सपाट लिखा, और ऐसा लिखा जो जहां पहुंचना चाहिए, जिस मकसद के कारण किसी कविता की सृजना की गई है, तो वो मकसद पूरा हो। अब गुलजार साहब का देखें तो उन्होंने लाइफ पे बहुत लिखा है, दोस्ती पे लिखा है, प्यार पे लिखा है। अमीर खुसरो साहब के जाएंगे तो आप रिलीजन और सूफी उसमें जाएंगे। विक्रम जी का जो है वो सिंप्लिसिटी इज ऑलवेज रिलेटिंग टू द लाइफ, व्हाट हैपनिंग, डिफरेंट सीजन्स, डिफरेंट क्लाइमेट्स, उसके ऊपर लिखा है।
इट मीन्स तीनों ने कहीं ना कहीं अपनी कविताओं को आम जिंदगी से खास रूप में जोड़ के रखा है। तो इनकी कविता कहीं ना कहीं एक मैसेज कन्वे करती है, और खास करके गुलजार साहब की जो कविताएं होती है वो ऑलवेज स्टोरी टेलिंग होती है, कि लास्ट में जब आप पढ़ेंगे तो वो कहीं ना कहीं आपको पता लगेगा कि अच्छा, असलियत में कवि ये कहना चाह रहा है और ये इसका मर्म है। तो गुलजार की कोई आपकी बहुत फेवरेट बिल्कुल मुझे याद है। आई विल। गुलजार साहब सबके बहुत प्रिय हैं। हर साल उनको रूबरू यहाँ देखते भी, हम सुनते भी। मुझे गुलजार साहब की जो टू लाइनर्स हैं या इस तरीके की जो चीजें हैं वो ज्यादा अट्रैक्ट करती है, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि चंद लाइनों में उन्होंने पूरा जहां समेट लिया। उन्होंने लिखा है, आदमी बुलबुला है पानी का, आदमी बुलबुला है पानी का, और पानी की बहती सतह पर टूटता भी है, टूटता भी है, फिर उभरता है और फिर से बहता है। मतलब एक बुलबुले से उन्होंने बता दिया कि थमना नहीं है, रुकना नहीं है, बहते जाना है। एक बुलबुला फूट गया, कोई नहीं, दूसरा बन जाएगा। पानी की सतह से उड़ गया तो वापस आ जाएगा और बहता चला जाएगा। तो बहती का नाम और चलती का नाम जिंदगी है, ये कविता कहती है। ये मेरा अपना एनालिसिस है, बाकी कोई और इससे अपने हिसाब से मर्म जोड़ सकते हैं। एंड इसके साथ आपकी जो पहली कविता थी, हम चाहेंगे उसको भी आप रिसाइट। बिल्कुल, वो मेरे मन के बहुत प्रिय है। ये जब मेरे दादाजी ने, आई वॉज इन 8th, और घर पे बातें शुरू हो गई थी कि मेरी बुआ जी के जेठ का लड़का है, इससे इसकी शादी कर देंगे 10th में। तो आई वॉज लाइक कि भगवान 10th फेल ही करा देना मुझे, मैं पास ही नहीं होंगी, पास होंगी तो वो शादी करेगी ना वो। मैं, तब मेरी मदर ने कहा कि नहीं, ये नेगेटिव थॉट प्रोसेस चल रहा है इस बार। तुम ऐसा पॉजिटिव थॉट प्रोसेस बनाओ कि जिसको पढ़कर सुनकर लगे कि तुम जिंदगी में कुछ करना चाहती हो। तब मैंने लिखा था, मेरा मन कहता है पंख लगाकर उड़ जाऊं ऊंचे अंबर में, मेरा मन कहता है पंख लगाकर उड़ जाऊं ऊंचे अंबर में, सब खोजे मुझे उल्लास भरे मन से। मेरा मन कहता है बन जाऊं भारत की राष्ट्रपति, बदल दूं सत्ता इसकी। मेरा मन कहता है बन जाऊं फूल अभी, खूब डोलू लेकर सखा सभी। मेरा मन कहता है बन जाऊं बिजली, जिसे देखकर डरे सभी। मेरा मन कहता है बन जाऊं एक ऐसा इंसान, जिसकी दे सभी मिसाल। मेरा मन कहता है छोड़ू सपनों का देश, लौट चलूं अपने देश। क्या बात है, बहुत। आई वॉज इन क्लास 8 है दैट टाइम। ये मैंने कब लिखी थी? ये 93 या 94 में मेरी लिखी गई कविता है। और मुझे ऐसा लगता है कि बचपन का जो दिल होता है वो यही होता है। एनी हाउ हमको हमारी बात प्रूव करनी होती है कि नहीं, मुझे पढ़ना है, मुझे आगे पढ़ना है। तो मैं ऐसा सोचती हूँ, इसलिए मुझे पढ़ने दिया जाए। इन टच वुड, मेरी इस कविता की वजह से मेरी शादी नहीं हुई। मेरे दादाजी को समझ में आया कि नहीं, इसको इसकी को करनी ही नहीं है शादी, ये करियर ओरिएंटेड है। देन वी शिफ्टेड टू चंडीगढ़। मैंने ग्रेजुएशन किया इकोनॉमिक्स ऑनर्स में। मैंने फिर एलएलबी किया, एलएलएम किया, एंड सिंस 2006 आई एम वर्किंग एंड आई लव माय वर्क। मुझे कभी बोझ नहीं लगा। इसलिए आप इतनी अच्छी कविता लिखी। So now a question with a twist. If you were to describe your experience as a poet so far in a statement using legally vocabulary, what would that statement would be like? काली है पोशाक पर शब्द सुनहरे हैं, काली है पोशाक पर शब्द सुनहरे हैं। ढेरों किताबें, अनेकों वाद, वाद मीन्स केसेस। ढेरों किताबें, अनेकों वाद, साथ ही किस्से बतेरे हैं। कचहरी में दलील पर दलील के बीच भी शब्दों का सुंदर समर्पण है। तोड़ मरोड़ देते हैं तथ्य सभी,
फिर भी न्याय की तस्वीर सीधी सटीक है। बारीक बारीक समझ जो कभी न निकले वो कील है, हम वकील हैं। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरती से कहते हैं मतलब लोग इसको कटाक्ष के रूप में कहते हैं कि जो वकील है वो कील है, जहां गड़ जाए वो निकलती है निकलता। तो वेरी प्राउड कि आई एम एन एडवोकेट। तो एक और क्वेश्चन. So if you were to describe your experience as a lawyer so far in form of a poetry, what would be that? अंदर बहुत कुछ चटकने के बाद अंदर बहुत कुछ चटकने के बाद शख्सियत का रंग सुर्ख निखरता है। तो जब से वकालत में आई हूं तो इतने केसेस मुकदमे, फैमिली डिस्प्यूट, मैरिज डिस्प्यूट, नौकरी को लेकर आशा निराशा, सब चीज तो मैंने कईयों को बहुत कुछ बनते देखा है, खुद में भी बहुत कुछ बदलाव आते हुए देखा है। तभी मैंने कहा है कि चटकने के बाद फूल की भी तो कली चटकती है तब फूल खिलता है, तो चटकता है तब कुछ आगे बढ़ता है। तो मेरी वकालत में भी यही है कि बहुत कुछ अंदर चटकने के बाद शख्सियत का रंग सुर्ख निकलता है। तो आज का जो टॉपिक था आपने सुना होगा, किसी ने बोला बोली दी है, किसी ने बोली, तो इसके बारे में आपका क्या मानना है? मेरा मानना ये है कि ये शुद्ध होली ही है। हॉलीडे तो ये हो ही नहीं सकता, और हॉलीडे इटसेल्फ से होली डे यानी होली का दिन या पवित्र दिन। अब मैं आपसे, जैसे सबने बातें की, मार्केट की बात की, होली को खेलने के तरीकों के बारे में बात की, मैं आपसे बात करूंगी इससे जुड़े हुए रिचुअल्स के बारे में, क्योंकि इट इज द राइट फोरम जो होली को होली सदा बनाए रखेगा। क्योंकि आज मैं कह रही हूँ, अगले साल शायद वही चीजें आप फॉलो भी करें और आगे किसी को फॉलो करने के लिए भी बोले। सबसे पहली बात, होलिका दहन होता है। दो दो दिन मनाई जाती है होली, होली और दुल्हनडी। होलिका दहन होता है, ये सभी को पता होगा, हिरण्यकश्यप का पुत्र था प्रहलाद, वो भगवान में भक्ति रखता था, विष्णु भगवान में, जो उसके पिता को बिल्कुल पसंद नहीं था। एक और बहुत क्रोधित होकर उसने अपनी बहन होलिका को कहा कि तुम इसको लेकर बैठ जाओ ताकि ये जल के भस्म हो जाए और हम राक्षस वंशों की जो अपमान है वो रुक जाए। वो बैठ जाती है, प्रहलाद को कुछ नहीं होता है और होलिका जल जाती है, यानी बुराई पे अच्छाई की जीत हो जाती है। इसलिए होलिका दहन की जाती है। अब आते हैं, पुराने जमाने में क्या होता था, होली का डंडा रोकना हमने सुना होगा, वो 1 महीने पहले गाड़ दिया जाता था। अब चेंज हो गया, अब तुरंत सुबह गाड़ा जाता है। लकड़ियां इकट्ठी की जाती थी, अब घास फूस, ठीक है। होली सूनी नहीं छोड़ी जाती थी। चौपाल पे, चौराहे पे जहां होली होती थी वहां डेक लगा के गाने बजते थे। बड़े बुजुर्ग महिलाएं सब वहां इकट्ठी होती थी, चंग की ढाब पे होली के गीत गाए जाते थे। वो किस लिए? कि ताकि लोग अपनी परंपरा से जुड़े रहें। फिर कच्चे सूत से होली को बांधा जाता था, होली का मुंह जूठा कराया जाता था, जो पकवान बने हैं वो सारे के सारे भेंट किए जाते थे, वस्त्र पहनाया जाता था, जल से ठंडा किया जाता था। तो ये रिचुअल है। इससे पहले भी एक रिचुअल है, जिनके भी भाई हैं, जो गोबर के उपलों की हम माला लेकर आए हैं, उससे भाई का नजर उतारी जाती थी। बहनें नजर उतारती थी और उन्हें नेक दिया जाता था कि मेरे भाई पे कोई नजर नहीं आए पूरे साल। क्योंकि प्रहलाद जी से रिलेटेड है ये, उनकी नजर उतार के उनकी माँ ने भेजा था उनको। तो अब बहनें भेजती है, बहनें नहीं है तो बीवी भी करती है, माँ भी करती है। एक रिचुअल ये हो गया। एक और रिचुअल है, आप सबने सुना होगा, ढूंढ। ढूंढ सुना है किसी ने? ढूंढ आता है जिस घर में बच्चा होता है होली से पहले, खास करके पुत्र। ये पहले के जमाने में था, अब तो दोनों के लिए ही होता है। तो बुआ ढूंढ लेकर आती है, बतासे, गुड़, मिठाइयां, कपड़े, कलर। और इस ढूंढ से पहले तक बच्चे के मस्तिष्क पे हॉरिजॉन्टल टीका लगता है। यही दिन होता है जिस दिन से तिलक निकलने लगता है।
इसलिए होली होली ही रहनी चाहिए। हमारे पूर्वज जो होली मनाते थे वो हमारे माता पिता नहीं मना पाए, और जो माता पिता मनाते हैं हम नहीं मना पा रहे। अगर हमने अब इनको भी छोड़ दिया तो आई एम डैम श्योर आने के 10 साल बाद व्हाट्सअप होली होगी, पिक्चर में ही गुलाल लगा दिया जाएगा, डिजिटल होली हो जाएगी। इसलिए जरूरी है कि ये रिचुअल्स फॉलो हो। फिर दूसरे दिन धुलंडी होती है, पूर्णिमा के दिन रंग खेला जाता है। वो इसलिए ही खेला जाता है कि प्रहलाद बच गए, होली की बुराई की हार और अच्छाई की जीत हो गई, इसलिए रंग खेल के मनाई जाती है। अब सब चिढ़ते हैं कि नहीं खेलनी है होली, स्किन खराब हो जाएगी, कपड़े खराब हो जाएंगे, धोना पड़ेगा। पहले ये चीज नहीं थी। अब पहले ही होता था, अच्छा खेलो, खूब खेलो होली, हम मिलके साफ कर लेंगे। टोली बना के दूसरों के घरों में जाया करते थे, वही गुजिया, आलू के पापड़ और वो फ्रैंक्स, ये सारी चीजें, ठंडाई। तो मैं कहती हूँ कि भले बाजार से आ रही हो पर ये आती रहनी चाहिए, कल्चर खत्म नहीं होना चाहिए। हम फिर अपने बच्चों को देंगे क्या? सबके इंडिविजुअली घर में कोई ना कोई एक रीति रिवाज होगा होली से जुड़ा हुआ, वो निभाते जाता रहना चाहिए, ताकि होली सालों साल, साल दर साल जिंदा रहे, हॉलीडे में कन्वर्ट ना हो। आई होप कि मैंने जो बताया वो अगले साल हम उसको काम में लेकर आएंगे, वैसा कुछ करेंगे ताकि होली जिंदा रहे, सिर्फ एक मार्केट एनालिटिक रिसर्च बन के ना रह जाए, और हॉलीडे तो कतई ही ना। ये सबकी एक्चुअली ड्यूटी है कि नेक्स्ट जनरेशन तक ये चीजें हम आगे बढ़ाएं। और दो चीजें आज मुझे भी नहीं पता चली है, ढूंढ सुना था बट इतना डिटेल में इसका नहीं पता था। एंड जो बटफुले की माला होती है, उससे भाई की पूजा होती है, ये भी एक नई चीज है। तो आई एम श्योर हम सबने कुछ न कुछ अश्वेता जी से नया सीखा ही है। तो थैंक यू सो मच श्वेता जी फॉर बीइंग विद अस टुडे।